अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, हमने अब तक जितने भी कानून बोलता है कि शोज़ किए हैं, मोर पर्टिकुलरली वो शोज़ जो कि वायलेंस के साथ रिलेट करते हैं, उसमें से सबसे बदतरीन किस्म के वायलेंस के बारे में हम अपने आज के शो में बात करेंगे। बदतरीन इसलिए बिकॉज ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ वायलेंस है जो कि ना सिर्फ विक्टिम को फिजिकली और मेंटली बड़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है, बल्कि विद इन सेकेंड्स उसकी जो वेरी शनाख्त है, उसकी वर्थ है, उसकी जो अपनी एक सेल्फ है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में बढ़ते हुए एसिड क्राइम्स के बारे में। एसिड क्राइम्स, एसिड एक्ट्स ऑफ वायलेंस जो हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान में क्या कानून साजी की गई है 2011 की अमेंडमेंट्स के बाद, किस तरह से अब स्पेसिफिकली जो है एसिड क्राइम्स को कानून के परव्यू में लेकर आया गया है। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड पाकिस्तानी सोसाइटी एट लार्ज क्या कर सकती है एसिड सर्वाइवर्स को रिहैबिलिटेट और उनको री इंटीग्रेट करने के लिए। इन सब बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ अपने आज के शो में हम बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद अजीम लगारी साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर कामरान इजहार कुरैशी साहब जो कि कॉस्मेटिक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ में हेल्थ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ हमें वाया वीडियो लिंक ज्वाइन करेंगी जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा जो कि साबिक जज रह चुकी हैं लाहौर हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट जो कि बेसिकली सक्सेस स्टोरी है एक बड़े हौसलामंद खातून की, जिनको जब इस बर्बरियत का निशाना बनाया गया है तो ये इस हवाले से चुप नहीं रही, बल्कि इन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया, इन्होंने अदालत से रुजू किया और इन्होंने इंसाफ भी हासिल किया। ये सब इन्होंने किस तरह किया, आइए देखते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां खवातीन के लिए सबसे ज्यादा कानून साजी की गई है, लेकिन इसके बावजूद खवातीन पर जिस्मानी तशद्दुद और जलाए जाने के पुरमज़म्मत वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या कुछ अरसा कबल फिरोज वटवा जिला शेखुपुरा में अमतल इस्लाम के साथ पेश आया। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू झगड़े रहते थे। सन 2018 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ फेंक ਦਿੱਤਾ। पहले उन्हें शेखुपुरा के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए वहां से म्यू अस्पताल लाहौर भेज दिया गया। तो बड़े परेशान है कि इलाज मेरा किस तरह होगा, केस किस तरह लड़ांगे, बहुत परेशान है। जो म्यू अस्पताल आया उदों भाई नूं पता चलिया मैडम सरत मिसबा दा, ते असीं इन्हां कोल आए ते इन्हां साडी मदद कीती है, सानूं वकील दिता ने। अमतिल के भाई ने उसके शौहर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद अदालत से रुजू किया गया और 4 से 5 माह तक ये केस अदालत में चलता रहा। मैं चाहती सी कि मैनूं इंसाफ मिले क्योंकि मेरे नाल ज्यादती हुई है, तो मैनूं इंसाफ चाहिए। तो शुक्र है अलहमदुलिल्लाह भाई आउंदे रहे ने, वकीलों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जज भी बहुत अच्छा सी। 3-4 महीने के अंदर अंदर साडा फैसला हो गया सी। उस तो बाद फिर मैनूं एक दफ़ा बुलाया ने, उदों ही 34 साल उन्हें सज़ा हुई है, 28 लाख जुर्माना होया है। ऐसे तमाम वाक़यात की समात और फौरी इंसाफ की फराहमी जहाँ खवातीन में खुद एतमादी का बायस है, वहीं आइंदा के लिए इस किस्म के जराइम की रोकथाम के लिए अहम पेशरफ भी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਜ਼ਾਬ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि कानून की मदद लवो, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जी, मैं चाहूँगी प्रोग्राम का आगाज़ जो आपसे करें बैरिस्टर साहब। हमने देखा बेसिकली कि इनके पर्टिकुलर केस में तो इन पे इसीलिए इनको वायलेंस का निशाना बनाया गया बिकॉज इन्होंने सुलह करने से इनकार कर दिया। लेकिन मुख्तलिफ केसेस में एज ए लॉयर हम आए दिन देखते हैं मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, लेकिन अंडरलाइंग कॉज आपको क्या है प्राइमरीली इस तरह के एक्ट्स ऑफ वायलेंस के लिए? क्या इसकी वजह ये कि ये एक सिर्फ पावर क्राइम है, इट्स अ वे इन विच द मेल जेंडर एग्जर्ट्स इट्स पावर ओवर द फीमेल जेंडर, या आपको लगता है इसीलिए इतना ज़्यादा ये बढ़ा है हमारे माशरे में बिकॉज एसिड जो है वो बड़ी ईजिली अवेलेबल है, उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है? देखिए फातिमा, दिस इज़ अ जेंडर बेस्ड क्राइम। इसमें आप देखेंगी जो मेजॉरिटी विक्टिम्स होते हैं वो औरतें होती हैं, और ये एक ऐसा क्राइम है जो ज़्यादातर गैरत के नाम पे किया जाता है। इसमें अगर रिश्ते से किसी ने मना कर दिया या शादी इंगेजमेंट को किसी औरत ने तोड़ दिया तो एज ए डिटरेंट उसके ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक एसिड की मौजूदगी और उसके परचेज़ की बात है, पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है और उसके तहत
एसिड और तेजाब जो है ये रेगुलेटेड सब्सटेंस है। अच्छा, रेगुलेटेड से आपकी मुराद क्या है? बिकॉज देखिए बड़ा एक लंबा प्रोसेस है बैरिस्टर साहब, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, इसमें सप्लाई भी आ गया, आपके पास पोजेशन भी आ गई और फिर सेल एंड परचेज भी आ गया, तो क्या क्या चीजें जो वो कानून के पर्व्यू में आ रही हैं और क्या क्या जो नहीं आ रही? देखें, अगर हम एसिड अटैक की बात करें तो परचेज की हद तक अगर मैं बात करूं, यू नीड अ लाइसेंस, आपको लाइसेंस की ज़रूरत है और सिर्फ लाइसेंस के साथ ही आप परचेज कर सकते हैं एसिड। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि सफाई के प्रोडक्ट्स में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में एसिड इस्तेमाल होता है, लिहाजा आप जनरल डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, दुकानों पे चले जाएं, एसिड आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, में असर होता है। इसीलिए जो आपके ना रेगुलेशन वाला एलिमेंट है उसको हम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते। जिस तरह कि कैम्बोडिया में पढ़ी थी व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस शो, उसमें बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो कि कहते हैं कि आपको एक लाइसेंस सिर्फ लेना पड़ता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि आप किसी भी फॉर्म में एसिड को परचेज करें। 2011 में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो कि एग्जेम्पलरी कंसिडर की जाती हैं। पाकिस्तान पीनल कोड को अमेंड किया गया था, CRPC को किया गया था और पहली दफा जो है एसिड क्राइम्स को कानून के पर्व्यू में लाया गया था। तो इसके बारे में जरा बताएं कि क्या व्हाट इज सो पॉजिटिव अबाउट दिस लॉ? देखें फातिमा, 2011 के अंदर एसिड कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट आई थी, जिसके तहत हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर 2 नए क्लॉजेस डाले गए। अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फ्रेमवर्क बता दूं, पहले 336 का क्लॉज होता था PPC के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड में, जिसके तहत जो एक औरत को बॉडीली हार्म इनकर वो करती थी तेजाब की जद में, वो लिटिगेट किया जाता था और प्रोसिक्यूट किया जाता था। बिल्कुल। अब इन्होंने 336A और 336B इंट्रोड्यूस कराया है जो नॉन कंपाउंडेबल है, जिसमें सुलह नहीं हो सकती, जिसमें सजा को 14 साल कर दिया गया है और जिसके अंदर ये डिफाइन कर दिया गया है कि जो हर्ट है, जो किसी को नुकसान पहुंचाना है, फिजिकल नुकसान पहुंचाना, अगर आप किसी करोसिव मादे से, तेजाब की तरह किसी करोसिव सब्सटेंस से पहुंचा रहे हैं तो आप इसके परव्यू में फॉल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने कहा 14 साल से शुरू हो रही है और ये जा रही है उम्र कैद तक बेसिकली। जी बिल्कुल। इन एडिशन टू दैट जो है बेसिकली एक फाइन भी है। फाइन कितना है बैरिस्टर साहब? फाइन इसमें 1 मिलियन का फाइन होता है। 1 मिलियन का मतलब सजाएं तो काफी अब सीरियस हैं, प्रोवाइडेड कि इन लेटर एंड स्पिरिट या इनफोर्स एज इट इज। और अब तो आपके पास एंटी टेररिज्म कोर्ट के पास भी पावर है कि वो इस तरह के जो क्राइम्स हैं उनको ट्राई करे। उसके बारे में नाज़रीन को बताएं। देखें, 2012 के अंदर पंजाब हुकूमत का एक बहुत अच्छा इकदाम था जिसके अंदर इन्होंने होम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन पास की और जो आपका एसिड अटैक का ऑफेंस है इसको एक स्केड्यूल्ड ऑफेंस बना दिया अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट। ठीक है। इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये है कि वी हैव स्पेशल कोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के ऑफेंसेस के लिए। उन स्पेशल कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल चलता है, जजेस अवेलेबल होते हैं, पुलिस इज मोर सीरियस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। जजेस भी हैं, इन्वेस्टिगेशन के लेवल तक भी है, प्रोसिक्यूशन भी जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप पे मैं आऊंगी मैडम, मैं चाहूंगी इसी पॉइंट पे आपको भी हम शामिल गुफ्तगू करें। जनरली हमें बैरिस्टर साहब ने बेसिकली बताया एसिड के हवाले से जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसमें ऑफकोर्स वो करोसिव सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं जो कि इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि कैरोसिन हो गया, जैसे कि ऑयल हो गया। लेकिन आपसे मैं एक जनरल बेसिक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आप इस तरह के क्राइम्स को किस तरह से देखती हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं एज ए लॉयर देखती हूँ वो ये कि एक जो कल्चर है इम्प्यूनिटी का, जो कल्चर एक साइलेंस का, उसे हमें ब्रेक करने की जरूरत है। तो ये हम प्रैक्टिकली किस तरह से कर सकते हैं? असल में हर चीज़ जो है वो कानून के दायरे में लानी होती भी मुश्किल है और अगर ले भी आए उस पर अमल कराना जो है ना, वो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बात यह है कि अमल लोगों को करवाना, उनमें शऊर पैदा करना, ये तो आपके उन्होंने करना है, मैस मीडिया वालों ने, कि वहाँ पे आप क्या दिखाते हैं। तो बात ये है कि इसका असर होता है दिमाग पर जो आप वहाँ दिखाते हैं। और ये कि जी कैसे एसिड बर्निंग हुई और कैसे ये जहेज़ लड़की नहीं लाई, जहेज़ की रस्म तो इस्लाम में है ही नहीं। तो ये जहेज़ की रस्म हमारे यहाँ है ही नहीं। लेकिन जिस वक्त लोग समझते हैं हमने बच्चों को पढ़ा लिया, वो कहते हैं बस जी हमने तो जो करना था कर दिया, अब इसका बीवी का काम है कि घर में हर चीज़ लाए, वो चाहे ब्लेंडर है, चाहे टीवी है, चाहे सामान है घर का, आराइश, हर चीज़। और जो नहीं लाती उसके ऊपर फिर वो हमला आवर होते हैं। और हमला आवर करने का क्या तरीका है? सबसे आसान, चूल्हा फट गया। भाई सास के लिए चूल्हा नहीं फटता, आदमी के लिए चूल्हा नहीं फटता, ये सिर्फ औरत को हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये एसिड क्राइम्स जो है ये भी एक तरह का मर्द ही औरतों पे वार करते हैं।
جی بیسیکلی آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، میڈم نے کیا کہا، لیکن آپ سے میں چاہوں گی آپ میڈیکل پرسپیکٹیو لیں، بیکاز آئی تھنک ویو ٹاکڈ انف اباؤٹ دی لیگل اینڈ سوشل نیریٹیوز. اچھا یہ آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس آئی ایم شیور روٹین میں بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے جو کہ اس طرح کے برنس کا، اس طرح کے اٹیکس کا شکار ہیں، تو ٹپیکل ٹریٹمنٹس آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ دیکھیے فاطمہ، ویسے تو اس کا انسیڈنس اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن نارملی یہ پلاسٹک سرجری میں پریزنٹ کرتے ہیں. اینڈ ون گڈ تھنگ جو کہ اپریشیٹ کرنے والی ہے کہ ایٹ لیسٹ پنجاب کے لیول پہ تو ہر ٹیچنگ ہاسپٹل میں پلاسٹک سرجری کی فیسلٹی اویلیبل ہے. رائٹ. اچھا، ایک چیز جو سب سے انٹرسٹنگ ہے کہ یہ چھپایا نہیں جا سکتا، ایسڈ وکٹم کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ سامنے نظر آ جاتا ہے جب بھی کسی ایمرجنسی میں پریزنٹ کرے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس لیے یہ کہ ان کو آگے آنا اور اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرنا، سو ہاسپٹلز بھی اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ ایسڈ وکٹم پورا سسٹم ہے نا بیسیکلی، پورا سسٹم. سسٹم ہے. لیکن ٹریٹمنٹس کے بارے میں بتائیں، زیادہ تر ان کی سرجریز ہوتی ہیں، نان انویسو ٹریٹمنٹ بھی چل جاتی ہیں، بیکاز آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب ایسے بھی کیسز ہوں گے جہاں پہ اگر برن اٹ سیلف اتنا 3rd ڈگری نہیں ہے، 2nd یا 3rd ڈگری، تو آپ سپرفیشلی بھی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہوں گے. دیکھیے اگین آپ نے خود ہی اپنے سوال میں آپ کے جواب بھی موجود ہے، اس کو میں تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈگری آف برن، کس ڈگری کا برن ہے اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی مینجمنٹ کیا ہوگی. جو ایکیوٹ مینجمنٹ یا فوری طور پہ مینجمنٹ ہے، اس میں تو ہم نے صرف یہ کنٹرول کرنا ہے کہ اس ایسڈ کا جو ڈیمیج ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، اور اس کے لیے یہ ایسڈ ہے تو جنہوں نے سائنس پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ ایسڈ کو الکلی نے روکنا ہے. تو اگر الکلی نہیں بھی ہے، سوڈا بائکارب یا کوئی اور چیز، تو آپ سادے پانی کے ساتھ بھی آپ نے اس کو واش اوے کرنا. اور یہ ایڈوائس بہت ضروری ہے، بیکاز جو لوگ ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو اس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے آپ اس کو رنس کریں پانی کے ساتھ، کلین کریں، تاکہ وہ الکلائن سولوشن پہ اس کی اسکن جو ہے وہ آ جائے، بیسیکلی ڈیمیج کنٹرول. وہ اس کو ایسڈ کو کنٹرول کر دے گا، اس کے ڈیمیج کو کنٹرول کر دے گا. بالکل. اور ٹریٹمنٹس ٹپیکلی ڈاکٹر صاحب ان کی کتنی لمبی چلتی ہیں؟ بیکاز آئی میٹ کچھ سروائیورز جو کہتے ہیں کہ ان کی سالوں سال بھی چلتی ہیں. جی، کیونکہ اسکن گرافٹنگ ایک ٹائم پروسیجر نہیں ہے. اسکن گرافٹ جو ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی، کیونکہ ہم نے باڈی کے ایک حصے سے اسکن کا گرافٹ لینا ہے اور دوسرے حصے پہ لگانا ہے. پلاسٹک سرجری بیسیکلی پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے. سو جتنے بھی میرے کولیگز جو کہ پلاسٹک سرجری میں کام کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ ریکنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، اور ریکنسٹرکشن ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. آف کورس اٹس اے لانگ، اور پھر آفٹر کیئر بھی تو بڑی امپورٹنٹ ہے نا. لیکن میں چاہوں گی ویسے آپ سے ہم پوچھیں اس کے اوپر، مطلب ایک بڑی بیسک لیول پہ لوگوں کو بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو وہ قانونی پروسیس جو ہے وہ اس کو کس طرح سے انووک کر سکتا ہے؟ اس کا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کیا ہوگا؟ FIR درج کرے گا، میجسٹریٹ سے رجوع کرے گا نیئرسٹ، یا میڈیکل لیگل آفیسر کے پاس جائے گا؟ دیکھیں، کیرنگ آن فرام واٹ ڈاکٹر صاحب ہیز سیڈ، ایک ایسا اٹیک ہے جس میں وکٹم کا ایک ویزیبل اس کو ڈیمیج ہوا ہے، تو وکٹم کو اپروچ کرنا چاہیے اتھارٹیز کو اسٹریٹ اوے اور کمپلینٹ رجسٹر کرانی چاہیے. اس کے پیچھے 2-3 ایلیمنٹ ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کا جو ورژن ہے آف ایونٹس وہ آن ریکارڈ آ جائے، آپ کے جو فیکٹس ہیں، جو ایشو ہے وہ پولیس کے سامنے آ جائے، اور جو سین آف اکرنس ہے وہ سیکیور ہو جائے، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ ایویڈنس گیدرنگ از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اگر آپ انویسٹیگیشن میں اور آگے جا کر کورٹ میں ایز لائرز ہم اسی ایویڈنس کی بیسس پر پورا ٹرائل چلتا ہے. بالکل. اچھا میں چاہوں گی ویسے صاحب یہ بھی آپ بتائیں، اس طرح کا میں نے دیکھا ہے کہ کہیں اتنی بری طرح سے لوگ انجر ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دیں، ڈیکلیریشن بھی دیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ایسے کیسز میں آپ کیا طریقہ کار ہے قانون میں کہ آپ ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ASAP ریکارڈ کر لیں، تاکہ دیکھیں نا، یہ سب سے امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہے. اگر اس کسی بھی خاتون پہ اٹیک کیا گیا ہے، گھر میں کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی اور آپ کے پاس کولیبریٹیو ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے آپ اس ٹرائل کو آگے لے کے چلیں گے بعد میں اگر اس کے ہیئرز بھی لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہمارا قانون شہادت جو ہمارا لا آف ایویڈنس ہے وہ کہتا ہے کہ ایک انڈیویجول جس کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اگر وہ ایک ایویڈنس دے رہا ہے تو یہ پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. اس میں ایک کریڈیبلٹی کا ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے. اگر وہ ایویڈنس وہ ٹیسٹ پاس کر جائے تو وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے اور کورٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پولیس اور میڈیکل اسٹاف مل کر as soon as possible after the occurrence, after the victim has been attacked,
उनसे एक डिक्लेरेशन लें व्हिच इज फौरी डायरेक्ट तौर पर, एविडेंस। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। और इसमें ऑफ कोर्स विक्टिम देमसेल्व्स का और उनके जो घर वाले हैं उनको भी फौरी तौर पे एक्ट करने का सोचना पड़ता है, बिकॉज जिस तरह कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि रिपोर्टिंग जो है, कई लोग बड़ा एक फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, वो स्टिग्मा जो हमारी सोसाइटी में जनरली है इस तरह की क्राइम्स के खिलाफ, उसकी वजह से वो डिसाइड करने में टाइम लगा देते कि हमने इसको आगे रिपोर्ट करना है या नहीं करना, और इतनी देर में गॉड फॉरबिड विक्टिम जो है वो एक्सपायर ही कर जाता है। लेकिन विक्टिम्स को काफी सपोर्ट मिली है अथॉरिटीज की तरफ से भी, और विक्टिम्स आगे आ रहे हैं और कन्विक्शन रेट हैज जंप्ड 3 times what it was. व्हाट अबाउट जो रूरल एरियाज हैं पाकिस्तान के, आई थिंक ये ज्यादातर निशानदेही करते हैं अर्बन हमारी जो सिटीज हैं वहां पर। लेकिन मैं चाहूंगी मैडम इसी हम कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलें, इसी नोट के साथ आपको याद होगा फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की एक बड़ी एग्जेम्पलरी जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एसिड क्राइम जो है वो एक ऐसा क्राइम है विच इज वर्स देन मर्डर, और अगर फर्ज करें विक्टिम भी माफ कर देती है अपने परपेट्रेटर को, तो अदालत और स्टेट जो है वो माफ नहीं कर सकती। तो आप ये बताएं इस तरह की जजमेंट्स के बारे में, हमें तो पता है एज लॉयर्स, लेकिन ये जो लॉ का इतना जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, चाहे वो आप 2011 के लॉज में देख लें, चाहे इस तरह की केस जजमेंट्स में देख लें, ये हम इसके बारे में लोगों को, खास तौर पे वो खवातीन जो पाकिस्तान की रूरल एरियाज में हैं, उनको कैसे अवेयर कर सकते हैं, उनको कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं? देखिए, हर तरीके में औरत में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो जाए थाने। कहते हैं जो डर गया वो मर गया। लेकिन थाने में अगर औरत को तैनात करेंगे, एक अकेली 4 मर्द होंगे और एक औरत, उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? तो या तो हमारे पास पुलिस फोर्स में इतनी औरतें हो जाएं कि हर थाने में आधी नफरी औरतों की हो और आधी मर्दों की हो, फिर औरतों के लिए थाने जाना निस्बतन आसान है। और ऐसे ऐसे भी हमारे जहाँ केसेस होते हैं कि ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, अब ये कहने को मुझे डर भी लगता है, लेकिन घर में से ये सब वाक़यात होते हैं। कोई पीछे से कहीं से जंगल से नहीं निकल के आएगा आपके ऊपर वार करने। सब जो तशद्दुद होता है ये वो लोग होते हैं जिनको आप ज़ाती तौर पे जानते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर साहब मैडम का क्या कहना था। लेकिन मैं चाहूँगी कि आपसे हम लोग ना मज़ीद, आपने ट्रीटमेंट्स के बारे में तो लोगों को बताया, लेकिन ये भी आपसे जाने कि जब आपके सामने इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो वो क्या चैलेंजेस हैं जो आप एज डॉक्टर्स फेस करते हैं उनको ट्रीट करने में? बिकॉज आई एम श्योर, देखें ये अटैक्स जो होते हैं इनका एक फिजिकल इफेक्ट तो होता है जो नज़र आता है, टैंजिबल होता है, लेकिन लाइक आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन एज वेल, ये आपकी मेंटल हेल्थ जो है, साइकोलॉजिकल हेल्थ को है, उसको भी बड़ी बुरी तरह से जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। तो किस तरह से आप इन लोगों को ट्रीट करते हैं और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस होती हैं? डर इज द बिगेस्ट डिटरेंट इस पूरे के अंदर, और वो खौफ जो है ना सिर्फ उस एसिड विक्टिम जो है उसका, बल्कि उसके अलावा जो उसकी पूरी फैमिली है उसका खौफ भी। उसके घर पे अगर कोई और बेटियां हैं उस बंदे के, तो वो कई दफ़ा उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। बट मैं उसको इस साइड पे बात करता हूँ अबाउट द मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा इज देयर, और इन पेशेंट्स को आपको एक रीहैब प्रोग्राम में से गुजारना पड़ता है। इट्स नॉट अ वन डिसिप्लिन अप्रोच जो कि हम चला सकें कि जी एक स्पेशलिस्ट है, जी हमने सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में चले जाना है और इस पेशेंट को कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें तो आप लोगों की फिर एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती होंगी ना, बेसिकली आपके पास आ रहा है, प्लास्टिक सर्जन के पास आ रहा है, फिर एक उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है वो आप आगे उसको करें, साइकियाट्रिस्ट को रेफर। अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो यस, अनफॉर्चुनेटली अभी इसने प्रॉपर तरीके से ये प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। अगेन गवर्नमेंट को एक सजेशन फ्रॉम माय साइड वुड बी कि हमें इसका एक प्रोग्राम जरूर क्रिएट करना चाहिए विच शुड बी अ रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम। एंड आई थिंक कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली ऑफ द हेल्थ रिफॉर्म्स और हेल्थ एक्ट जो जस्ट रिसेंट अभी हुआ है। जनरली आप किस तरह से देखते हैं हेल्थ केयर के एक्सेस को, इसकी अवेलेबिलिटी को, इसकी अफोर्डेबिलिटी को एसिड क्राइम्स के जो विक्टिम्स उनके लिए? अगर हम एसिड क्राइम विक्टिम्स के हवाले से बात करें तो स्किन ग्राफ्ट, अगर उसके पास अपनी स्किन ग्राफ्ट करने के लिए नहीं है, इतना डोनर एरिया नहीं है उसका, तो फिर आर्टिफिशियल स्किन को प्लेस करना पड़ता है। आपको लगता है कि ये सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है, जो कि ऑन ग्राउंड दे आर वेरी गुड, वेरी हार्टनिंग टू सी एट लीस्ट, ठीक है, इनको किसी ना किसी कानूनी शक्ल में नहीं आना चाहिए ताकि ये लॉ बन जाए कि जिस तरह की दुनिया के बाकी ममालिक में कवानीन है कि जहाँ पे आप पनिश कर रहे हैं उन लोगों को जो कि इस तरह के क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, वहाँ पे आप जो विक्टिम्स इस तरह के क्राइम्स का शिकार है उनको आप रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए एक कोशिश हुई थी 2018 के अंदर, एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको एसिड
एसिड एंड बर्न क्राइम बिल कहा गया। उसके अंदर सिर्फ एसिड अटैक नहीं बल्कि और भी जो बर्न विक्टिम्स होते हैं उनके ऑफेंसेस को कवर किया गया उसके स्कोप में, और उसमें एक रिहेबिलिटेटिव एलिमेंट बहुत अच्छा पेश किया गया, जिसमें ये प्रपोज किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स होंगे, एक फंड बनाया जाएगा और सारे विक्टिम्स को फ्री लीगल एड, रिहेबिलिटेशन सेंटर का एक्सेस, मेडिकल फैसिलिटीज और उनकी इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, बिकॉज हम आम तौर पे, मुझे एज अ लॉयर लगता है कि हम अगर फोकस करते हैं तो हम उसकी क्रिमिनलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं, हम इस चीज को नहीं देखते कि भाई चले एक क्राइम कमिट हो गया, उसके बाद आपने उसको क्या आफ्टर केयर करनी है, आपने उसको वापस जिंदगी की तरफ जो है वो कैसे पलटाना है। और इसी हवाले से आई थिंक गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स का रिसेंटली जो है वो ऐलान किया गया इस हवाले से। फिर ये भी कहा गया है कि उनको ऐसे इतना हुनरमंद बना दिया जाएगा कि वो खुद से अपने लाइवलीहुड कमाने के लायक हो। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त करंटली हुकूमत ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है नई जिंदगी के नाम से, प्रोग्राम के नाम से, जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, जैसे आपने अभी मेंशन किया, डॉक्टर साहब ने किया, बर्न यूनिट्स बनाए गए हैं, और उसमें फ्री लीगल एड का भी एक एस्पेक्ट है, जहां पे उनके विक्टिम्स के केस लड़ने के लिए लॉयर्स, अच्छे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल लॉयर्स उन्हें प्रोवाइड किए जाएं जो उनके केसेस को फॉलो अप कर सकें, एंड टू सम एक्सटेंट जो भी उन्हें जस्टिस मिल सकता है वो उन्हें दिया जाए। मैं चाहूंगी मैडम आपकी तरफ, हमारे रिहैबिलिटेशन की तो हमने बात की, खास तौर पे जब हम बात करते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स की, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमें फोकस को, इस डिस्कशन को जो है थोड़ा सा जरा ज्यादा ब्रॉडन अप करना चाहिए और इसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए रिहैबिलिटेशन ऑफ द परपेट्रेटर्स, उन लोगों की जो कि ऐसे क्राइम्स कमिट कर रहे हैं? अच्छा, इस पे भी मैडम दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक वो है जो कि कहता है कि उनकी रिफॉर्मेशन पे काम करना चाहिए, एक वो है जो कि कहता है कि सेंटेंसिंग का एम ये होना चाहिए कि डेटरेंस क्रिएट हो। तो आप किस स्कूल ऑफ थॉट से एग्री करती हैं? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? क्या सजाएं जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को सबक आमोज हों, या उनकी रिफॉर्म हमने तरबियत से करनी? देखिए, तरबियत का तो कोई मुकाबला ही नहीं, सबसे ज़रूरी यही है। आप उनका शऊर बदलें, आप उनकी ज़हनी कैफियत बदलें। ये दो किस्म के सेंटेंसेस आजकल, जब ये वाक़या हुआ था ना, जिस औरत को रेप किया था मोटरवे पे, कुछ लोग कहते थे जी पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक हैंगिंग जो है ये दुनिया भर में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और हमारे यहाँ पप्पू केस हुआ था, वो वाहिद केस है कि पब्लिक हैंगिंग हुई थी। उसका नतीजा ये होता है कि जो जिनको आप सज़ा देते हैं पब्लिकली, वो तो ब्रूटलाइज होते हैं, देखने वाले भी ब्रूटलाइज होते हैं, और उसका जो असर होता है पब्लिक पे, उसका कोई मुस्बत असर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने तब जजमेंट पास की थी कि पब्लिक हैंगिंग इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान बनने का मयार था वो था एहतराम इंसानियत, ह्यूमन डिग्निटी। Human dignity is guaranteed under our constitution, and this is against human dignity, so we cannot have public hanging. ये बात तो ख़त्म हो गई, इसके ऊपर अब कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कानून बनेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो ओवरटर्न हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और रिजिड है, इट कैनॉट बी वायलेट। जी, बेसिकली आपने सुना, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को जो हमारा ये शो देख रहे हैं, जो कि गॉड फॉरबिड इस तरह के एक्ट्स ऑफ वायलेंस का शिकार हों? क्या उनको करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है कि वो इन क्राइम्स के बारे में बोलें, उनको रिपोर्ट करें और सामने आए? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को सेंसिटाइज किया जाए इन क्राइम्स के बारे में, और ये जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं जो विक्टिम्स फेस कर रहे हैं, विक्टिम्स को सामने आकर बोलना भी चाहिए, और सोसाइटी में इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सोसाइटी पहले इसको रिकग्नाइज करे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन द सेकंड स्टेप वुड बी टू कर्ब इट। एजुकेशन इज की, ऑफ कोर्स। जेंडर इक्वालिटी और जेंडर बेस्ड स्टडी और एजुकेशन हमें बच्चों को देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपका क्या कंक्लूडिंग कमेंट होगा मेडिकली ऑन टुडेज टॉपिक? इलाज मौजूद है, लेकिन इलाज में प्लीज नफ्सियाती इलाज को ना भूलिए, बिकॉज इट्स अपेरेंट जो फिजिकल इलाज है
اس سے تھوڑا سا ہمیں آگے دیکھنا پڑے گا, ہمیں اس کے نفسیاتی پہلو اور ان کو پروڈکٹیو بنانا ہے واپس سوسائٹی کی طرف. جی بالکل, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کامران کہ آپ نے بھی ہمیں اپنا ٹائم دیا, اینڈ تھینک یو سو مچ میڈم ناصرہ کہ آپ نے بھی ٹائم نکالا اور آپ نے بھی جو ہے ہمیں ہمارے شو میں آج وایا ویڈیو لنک جوائن کیا. جی ناظرین, ٹو کنکلوڈ ٹوڈے شوز میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا مختلف قوانین مزید آئیں. ایسڈ کرائمس کو ایڈریس کرنے کے لیے لاز آلریڈی موجود ہیں. جو گورنمنٹ کر رہی ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی بہت ہارٹننگ ہے, خاص طور پہ جو نئی زندگی پروگرام کے حوالے سے مختلف انیشیٹوز دیے جا رہے ہیں. بات اگر ٹرن کرتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو وہ ٹرن کرتی ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کی. بات اگر ٹرن کرتی ہے تو وہ ہمارے سوسائٹل ایٹیٹیوڈس کے اوپر ٹرن کرتی ہے, جس کو ہمیں ڈیفینیٹلی زیادہ ایکسیپٹنگ بنانے کی ضرورت ہے. جب ہم ایسڈ سروائیورس کی بات کرتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو ان کے اسکارز, ان کے وونڈز جو ہیں ان کے اوپر جج نہ کریں بلکہ ان کے اوپر جو ہے دیکھیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چوائس جو ہے وہ ہماری ہے, ٹو آئیدر رائز ابو اور ٹو فال بلو. اسی نوٹ پر آج کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.